तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं। आज जो हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्तन कैंसर। तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि भारत में स्तन कैंसर जो है वो लगभग महिलाओं के होने वाले सभी कैंसर का 1/4 हिस्सा है। अप्रोक्सीमेटली 25% महिलाएं जो कैंसर से ग्रसित होती हैं उन्हें स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो दर है प्रतिवर्ष, वो पिछले 3-4 दशकों में भारत में बढ़ती जा रही है। बेशक ये विदेशी देशों के मुकाबले में ब्रेस्ट कैंसर जो है भारतीय महिलाओं में कम दर में पाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लगभग शहरी महिलाओं में सबसे प्रमुख कैंसर बन चुका है। तो आज इस ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पीजीआई से सर्जिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अमरावानी को। मैं आपका मैडम स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। इनकी विशेष रुचि जो है इनके सर्जिकल फील्ड में वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो इनके एक्सपीरियंस को लेकर आज हमने इनको ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले डॉक्टर अमरावानी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये ब्रेस्ट के किस भाग में होता है और कैसे ये महिलाओं को इसका पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी क्या प्रेजेंटेशन है? किस बात से शुरू होती है इसके पहले मैं क्या कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट एक सुंदरता है औरत की बनावट में। सिर्फ ये सुंदरता की नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी काम पे आती है बच्चों के लिए। जब ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं, ये लोब्यूल्स से बनी होती है। ये लोब्यूल्स वगैरह ये डक्ट में बन के ये लोब्यूल्स इधर है। तो अगर आप इस तस्वीर की तरफ कैमरा फोकस करेंगे तो जैसे डॉक्टर अमरावानी बता रहे हैं कि जो ग्लैंड्स जिनसे दूध पैदा होता है स्तन में, उन ग्लैंड्स में जिसमें ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये लोब्स बनेगा, लोब्यूल्स बनेगा। इधर से स्लोली वो डक्ट की रास्ते से आएंगे डक्ट्स, वो निपल के जगह पे कन्वर्ज होके इधर से हमारा दूध। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है दूध पैदा करने वाले ग्लैंड्स में होती है, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं, और जब उनको जो निपल तक लाने वाली नलियां हैं जिन्हें डक्ट्स कहते हैं, उनमें पाया जाता है। एक लोब्यूल में भी हो सकती है या डक्ट में भी हो सकती है। ज्यादा की तरफ डक्ट कैंसर कॉमन है। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ये कैसे महिलाओं में इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इसमें ये कैसे इसकी कोई कैसे महिलाओं को पता चलेगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? ब्रेस्ट को हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहा जाता है, मतलब बाहर दिखने वाला चीज है। फिर भी हम लोगों का ब्रेस्ट कैंसर हम जल्दी में पकड़ में नहीं आ जाती है, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि वो इसका जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी के लिए कुछ लक्षण मैं बताना चाहूँगी। कोई ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या साइज में फर्क हो, दोनों ब्रेस्ट के साइज में, चमड़ी में, निपुल की साइज में, निपुल की शेप में कोई चेंज हो, बदलाव हो, निपुल से कोई डिस्चार्ज आता हो, स्पेशली ये कि खून वगैरह निकलता हो, ये लालपन है जिसके ब्रेस्ट की चमड़ी का लालपन है, वो ऑरेंज पील अपीयरेंस है, मतलब जो बिल्कुल ही संतरे जैसे ये आती है, या निपुल अंदर चला गया हो, या स्किन अंदर चला, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन कहते हैं, जो स्किन अंदर चला गया हो, ये सारे ब्रेस्ट कैंसर की लक्षण हो सकती है। जरूरी नहीं है ये ब्रेस्ट कैंसर है। और ज्यादातर के अंदर हर महिला स्तन में अगर दर्द होता है तो सबसे पहले डर इनको यही होती है कि ये कैंसर ना हो। ब्रेस्ट कैंसर में दर्द बिल्कुल ही आखिरी में आती है, जब चेस्ट वॉल को इन्फिल्ट्रेट किया हो, चेस्ट वॉल में फैला गया हो, नस में फैला गया हो, तभी दर्द आती है। दर्द ब्रेस्ट कैंसर में आखिरी लक्षण है, पहले लक्षण नहीं है। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो डॉक्टर अमरावानी ने हमें ये बताया है कि किसी भी गांठ का छाती में होना, स्तन में होना, इसका एक लक्षण हो सकता है, चाहे वो दर्द के साथ हो या बिना दर्द के हो। सो बिना दर्द के गांठ भी उतनी ही हमें ध्यान रखने योग्य है जितना कोई दर्द के साथ है। लेकिन कोई भी लक्षण जिसमें चमड़ी में, स्तन की चमड़ी में कोई घाव हो, कोई अल्सर हो, कोई निप्पल में से डिस्चार्ज हो,
या कोई स्किन के ऊपर कोई परिवर्तन हो जो निरंतर बढ़ता जा रहा हो, तो उसमें हमें स्तन कैंसर होने की संभावना हो सकती है और हमें विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमनावानी ने ऐसा बोला है कि पेन जो है, जो दर्द है वो आखिरी में होती है। तो शुरू में गांठें वाली जो होती हैं, आमतौर पे वो गांठें वाली जो होती है उसको ब्रेस्ट कैंसर अक्सर नहीं होता है। तो आप क्या इस बात को ज़रा विस्तार से बताएं। जैसे हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि दर्द का और गांठ का क्या रिश्ता है, तो इसे दोबारा आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दोनों अलग अलग सिम्टम्स है ये, है ना। दर्द है बिनाइन ब्रेस्ट डिसीजेस, काफ़ी सारे ब्रेस्ट डिसीजेस फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज बोलते हैं। या जब हमारा माहवारी शुरू होती है, माहवारी के बीच में, माहवारी के टाइम में भी ब्रेस्ट के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होके ब्रेस्ट भारीपन होके दर्द जैसे महसूस करती है हर औरत। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है ये, इसको हम कैंसर के लक्षण नहीं माना जाता है ये। और कोई भी गांठ, हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है। जो हार्ड गांठ हो, जब बिल्कुल ही सख्त गांठ हो, या पहले से काफी सालों से एक गांठ बनी हुई है और औरत ने ध्यान नहीं दिया, अचानक वो 1 महीने में 2 महीने में बहुत जल्दी तेजी तरफ बढ़ रही है, ये कैंसर के लक्षण हो सकती है। या ये गांठ चमड़ी को चिपक गया हो, चेस्ट वॉल को चिपक गया हो, या ये गांठ के साथ हम ब्रेस्ट निपल से हमारा ब्लड डिस्चार्ज आ रहे हो, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हाँ, ये मैं इसी पे ही चाहती थी, क्योंकि अक्सर कई औरतें आती हैं और वो कहती हैं कि हमारे माहवारी से पहले दर्द होती है। वो जो चीज़ है उसमें वो क्लियर लक्षण को समझना चाहिए कि वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण नहीं है और डरने का हाँ, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अमनावानी, एक बड़ा चिंता का विषय ये बनता जा रहा है कि शहरी भारत की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है, दर जो है, बड़ी तेजी से बढ़ी है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या कारण है कि महिलाओं को शहरों में ये स्तन कैंसर जो है ये अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है, इसका क्या कारण है? अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज और हमारा इंडिया का अगर कंपेयर करते हुए देखा तो वेस्टर्न कंट्रीज में कि पोस्ट मेनोपॉजल मतलब माहवारी बंद होने के बाद कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा है और यंगर एज में थोड़ा सा कम है। अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो पहले पोस्ट मेनोपॉजल के कैंसर ज़्यादा था। और अलार्मिंग भी और डराने भी ये है कि आजकल यंगर एज में 20 इयर्स से 45 इयर्स की एज में अर्बनाइजेशन की वजह से ये हमारा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कारण ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस है ये, कि शादी लेट से होना है और बच्चा लेट से पैदा होना है, और सिटिंग जॉब मोस्टली वो ओबेसिटी इंक्रीज कर रही है, या स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन हमारा अर्बन लेडीज महिलाओं में बढ़ रही है। ये सारे कारण है हमारा ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज में बढ़ने का कारण है, मानी जा सकती है ये। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अमनावानी ने हमें बताई हैं कि शहरी महिलाओं के जीवन शैली को लेके कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, मोटापा ज़्यादा आ रहा है, स्मोकिंग और शराब के सेवन से भी इसका खतरा बढ़ रहा है। तो इन सारी बातों को हमने विशेष ध्यान देना है। तो आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं, वो इस रोग से बच सकें, उसका निदान कर सकें, इससे प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए उनको अपने लाइफस्टाइल में मेनली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं, सावधानी रखनी है? तो सर, इससे पहले ना मैं एक ये भी देखा है कि आजकल लड़कियां क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, अक्सर कहते हैं कि पढ़ी लिखों में बीमारी कम होनी चाहिए, और पढ़ी लिखी हैं जैसे आप बता रहे हो कि शादी के बाद भी वो चाहती हैं कि लेट बच्चा हो, ताकि वो भी, क्या उसका भी असर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर? कि शादी तो जल्दी हो गई लेकिन जो है कि अपनी फैमिली शुरू करने में ही काफ़ी टाइम लगा देती हैं, कि कहती हैं PhD ख़त्म हो जाए, ये पढ़ाई हो जाए, ये हो जाए, हम तसल्ली से बाद में बच्चे को फिर देखेंगे, हम पूरा ध्यान नहीं दे सकते। और क्योंकि फैमिली जो मुख्य बात ये पूछना है कि प्रेगनेंसी और शादी और प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल से और ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिलेशनशिप है कि प्रेगनेंसी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस एज पे एप्रोप्रिएट प्रेगनेंसी होनी चाहिए, उसके बारे में? ब्रेस्ट कैंसर का बेसिक ये कारण है जो इंसल्ट बाय द फीमेल हार्मोन्स,
जो जितना लंबी देर के लिए हमारा फीमेल हार्मोन्स ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करती है, उतना कि ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। अगर हमने सबसे पहले माहवारी अगर जल्दी से स्टार्ट हुआ है और प्रेगनेंसी लेट हुआ है, इसका बीच में जो पीरियड है वो डेफिनेटली वो एक रिस्क फैक्टर है। जो ये स्टडीज इंडिकेट करती है कि अगर आप एक पहले बच्चा अगर 30 इयर्स के पहले हो जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम मिनिमम 1 साल हो जाती मिनिमम होती है, ब्रेस्ट रिस्क की कैंसर कम होती है। अच्छा। और सिर्फ ये नहीं है कि प्रेगनेंसी पोस्टपोन करने के लिए कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करें, ये भी एक तरीका का कारण है ब्रेस्ट कैंसर चीज बढ़ने का। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं है और काफी बीमारियां बढ़ने का ये कारण नहीं है। और अर्बनाइजेशन में स्मोकिंग एंड अल्कोहल और डाइट में भी आप कुछ बताना चाहिए। यस, हाई प्रोटीन डाइट, सोया प्रोटीन्स वगैरह लिया तो वो कम करेगी, और ज़्यादा डाइट अगर फैटी डाइट लिया तो ओबेसिटी इंक्रीज करेगी। ओबेसिटी में अगेन मेल हार्मोन्स तो वो फीमेल हार्मोन्स में कन्वर्ट करेगी, डीएनए डैमेज करेगी, ये सारे करके हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है। और स्मोकिंग और अल्कोहल इनडायरेक्टली रिलेटेड ये है। अगर थोड़ा सा अगर हम बदलाव करेंगे लाइफस्टाइल में, अगर एक्सरसाइज करते कि 7 घंटे एक हफ्ता में मिनिमम 40 to 50 मिनट्स इन ए डे अगर आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग और किसी तरीके का एक्सरसाइज, या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रिड्यूस होने का ज़्यादा चांसेस है। डॉक्टर साहब, आपने डीएनए के बारे में भी बात किया, तो सुना है वो एंजेलिना जॉली की भी एक हमने बात सुनी है कि उसने पहले और उन्होंने उसने ब्रेस्ट रिमूव कर दिए। क्या ये सत्य है कि ऐसा भी हो सकता है? जो हमारे BRCA1 एंड BRCA2 के ये जीन्स है, ये ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स है ये। और जिस फैमिली में अगर एक रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सिस्टर है, मदर है और ग्रैंड मदर है, कोई भी है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव किसी को होती है, और वो उस फैमिली में दूसरी लेडीज को होने का चांस द्विगुना होती है। अगर 2 रिलेटिव्स है और 3 गुना होता है, अगर 3 या 4 रिलेटिव्स है ये 4 गुना होने का चांस है ये। और BRCA1 का जीन का वो जो रिलेटेड कैंसर है वो ज़्यादा खतरनाक है BRCA2 का कैंसर है। और ये इंसिडेंस अगर हम माना जाए तो 20% चांस होता है कि अगर ये जीन जेनेटिक कोई अगर प्रीडिस्पोजिशन हुआ तो कि नेक्स्ट फैमिली मेंबर को आने का चांस 20% होता है। एक तरीका का चेतावनी है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा फैमिली में एक को कैंसर हो गया तो हर सदस्य को कैंसर होएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो गई। एक तरीका के चेतावनी है ताकि हम अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम में डालें या प्रिवेंटिव मेजर्स कर ले और अपने आप को हम हेल्दी रखेंगे। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमने ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उनमें हम किन फैक्टर्स को कम करके इससे बच सकते हैं, इसकी चर्चा डॉक्टर अमरावानी ने हमारे साथ की। अगली चर्चा में, अगले भाग में हम ये डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, इसे घर में या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं और इसका इलाज की पद्धति क्या है। तो इसी चर्चा के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब का भी विशेष आभार, वो यहाँ आए, उन्होंने अपना व्यस्त समय में से हमारे थोड़े दर्शकों के लिए अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।